आपको एक वीडियो भेजी थी ना जो नोमैड कैपिटलिस्ट की थी, तो उसने भी एक स्वीडिश खातून का इंटरव्यू करा था ना, वो उसने ये बताया था कि भाई तुम तो स्वीडन में पली बड़ी हो, और हालांकि उसका बाप इराकी था, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी जो माँ थी वो स्वीड थी। कहता है कि तुम मतलब क्यों वहाँ से सब छोड़ छाड़ के इधर आ गए। उसने कहा कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो अब इस कदर फैमिली ओरिएंटेड से हट चुका है कि वहाँ पे फैमिली ग्रो करना, बच्चों ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो गया, एक तो कॉस्ट की वजह से भी और दूसरा कल्चर की वजह से भी। उसने ये सोचा कि मैं अब थोड़ा सा कंजर्वेटिव कंट्रीज की तरफ जाऊँ ताकि मैं वहाँ पे अपनी फैमिली ग्रो करूँ। तो ये बड़ा एक आई ओपनिंग मेरे लिए मैसेज था। यूरोपियंस जो हैं अब इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो कल्चर डिस्ट्रक्शन इनकी हुई है लास्ट 30-40 ईयर्स में, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ नॉट रियली क्लोज टू नेचर। अब वो मज़ीद जो है ना वापस जो हम बात करते हैं ना फितरत के ऊपर आ रहे हैं। आप जितना भी एन्जॉय कर लें, घूम फिर लें, लेकिन इन द एंड इंसान फितरत की तरफ। अब आप ये बताइए कि क्रिटिकलिटी ऑफ रियल एस्टेट इतनी हाई है सुल्तान हेतम के लिए कि उन्होंने अपने नाम से वहाँ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और सबसे अच्छी बात ओमान की है कि जितने पैसे होते हैं ना उतने पैर फैला। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, तकरीबन $10 बिलियन का प्रोजेक्ट, 19 नेबरहुड्स बनेंगे, 14 मिलियन स्क्वायर मीटर का टोटल एरिया है, मल्टीपल डेवलपर्स। इस वक्त गवर्नमेंट का इतना शदीद फोकस रियल एस्टेट। जिन लोगों को दुबई पसंद आता है उनको ओमान पसंद नहीं आता। ये ऐसे ही है कि जो कराची के लोग हैं उनको इस्लामाबाद बड़ा मुश्किल से पसंद आए, और जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो कराची आके फिट नहीं हो। वहाँ पे फैंसी घूमने की जगह नहीं है, यानी मैन मेड घूमने की जगह नहीं है वहाँ पे, लेकिन जो नेचुरल जगह हैं, माउंटेन्स हैं, और 3200 किलोमीटर की तो कोस्ट लाइन है, बेज हैं, लगून्स हैं, बीचेस हैं, पोर्ट्स हैं, 3200 किलोमीटर के। कई ओमानियों को भी नहीं पता होंगे सारे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी जॉइनिंग इन माय पॉडकास्ट अगेन। आज हमने दोबारा मोहसिन भाई को बुलाया है और आज हम मज़ीद उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछली एपिसोड में बात की थी ओमान की रियल एस्टेट के हवाले से। लास्ट एपिसोड में मोहसिन भाई ने बताया था कि भाई ओमान जो है अभी वो अर्ली बर्ड है और वहाँ पे अभी रियल एस्टेट मार्केट ओपन हो रही है फॉरेनर्स के लिए। और हमने बात की थी कि किस तरह जो ओमानी कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी अरब स्टेट से, और वहाँ पे जो ओपननेस है फॉरेनर्स के लिए वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू दुबई और सऊदीज़ और बहरीन इस तरह के कंट्रीज से। तो आज हम इसको मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कि हमें ये तो समझ में आ गया कि ओमान इस वक्त बिल्कुल अपने अर्ली स्टेज के ऊपर है। तो ऑफ कोर्स जो अर्ली बर्ड होते हैं उनको एडवांटेज रहता है फर्स्ट मूवर का। तो क्या वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और वो कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए? और फिर हम बात करेंगे कि अगर किसी ने मूव होना भी है तो लिविंग एक्सपेंसेस के क्या एक कंपैरेटिव व्यू है। फॉर एग्जांपल लोग दुबई को अच्छी तरह जानते हैं, दुबई में पता है कि आपको रेंटल डिमांड में मिल जाती है अच्छी खासी। फिर अगर आपने खुद भी मूव होना है तो आपको पता है कि आपने वहाँ पे एजुकेशन का, हेल्थ केयर का खर्चा उठाना है खुद से। अगर आप खुद मूव हो रहे हैं ऑन योर ओन, जॉब पे जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है, लेकिन अगर आप खुद अपने बिजनेस की बेस पे मूव होना चाह रहे हैं तो क्या लिविंग एक्सपेंस का कंपैरेटिव व्यू है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर एंड में मौसम भाई थोड़ा शेयर कर देंगे कि भाई इस वक्त क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या है। और फिर इसको हम एंड में ख़त्म करेंगे रेजिडेंसी के ऊपर, कि जो रेजिडेंसी मिल रही है ओमान में वो उसका जो बैरियर ऑफ एंट्री है वो दुबई से बहुत कम है। तो इस वक्त काफ़ी ईजिली आप रेजिडेंसी ले सकते हैं ओमान में विद वेरी लो इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू दुबई। तो विदाउट फर्दर ड्यू, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं यासीन आप? ठीक-ठाक, बिल्कुल ज़बरदस्त। हमारा जो पॉडकास्ट का जो सिलसिला है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया माशाल्लाह। अब ये है कि हर वीक हो रही है, तो अच्छा है कि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है जो ऑडियंस है उनको इससे काफ़ी हेल्प हो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दरअसल एक तो ओवरऑल हम बातचीत कर रहे हैं तो उससे भी अच्छा चल रहा है। बात ये है कि ये जो मुल्क है ना ओमान, इसको बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं हैं। काफ़ी दफ़ा तो मुझसे ये पूछा गया है कि अरे! कहाँ आप हमारी इन्वेस्टमेंट इज़राइल के पास करवाने जा रहे हैं? अमान, जॉर्डन का जो एक अच्छा, वो शहर है, कन्फ्यूज़ कर देते हैं अमान से, तो हाँ। उसको कंपेयर कभी-कभी करते हैं इसके साथ, और मैं उनको बताता हूँ कि हुँ, जी वो तो नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया है, ये साउथ ऑफ सऊदी अरेबिया है। हुँ, और इवन बहुत सारे लोग जो ट्रैवल भी करते हैं, दुबई उनका आना-जाना है, उनको ये नहीं पता कि वो ओमान के सामने से गुज़रते हैं दुबई दुबई पहुँचने के लिए, क्योंकि गवादर से काफ़ी करीब है हाँ, अगर मस्कत। पाकिस्तान से आ रहे हैं तो बिल्कुल। अगर पाकिस्तान से कोई आ हुँ, रहा है तो वो वहाँ से गुज़रते हैं। तो ओमान जो है वो उसका रीज़न यही है कि वो बिल्कुल एक खामोश मुल्क रहा है पिछले 50 सालों में, और उस पावर को जो उनके पास लोकेशन की है, उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया है कॉन्फ्लिक्ट की रेज़ोल्यूशन के लिए, क्योंकि मिडल ईस्ट इज़ इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट, और उस हुँ, कॉन्फ्लिक्ट में जो दोस्ती कराने का मास्टर है, वो ओमान है। तो जो पीस है इज़ इक्वल टू ओमान।
जैसे अच्छा। मिडल ईस्ट इज इक्वल टू वैसे कॉन्फ्लिक्ट। न्यूज़ में तो हमने कतर का नाम सुना है कि कतर अक्सर नॉर्मली जो डील्स होती हैं, तो कतर में बैठ के होती हैं। कोशिश कर रहे हैं हुँ, वो कोशिश कर रहे हैं, बट एनीवे, लेकिन जो ओमान की न्यूट्रल एलिमेंट है, जैसे मैंने आपका ना कि बहुत क्वाइट है, हुँ, ये बैकडोर स्पेशलिस्ट हैं। जितने मेजर इवेंट्स दुनिया में हुए हैं खासकर इस रीजन के अंदर, उसमें अगर आप जाके पीछे देखेंगे तो कहाँ पे वो मीटिंग्स हुई और कौन लोग थे जो कि दोस्तियां करा रहे थे, उसमें ओमानीज आर नंबर वन। अच्छा। जी, हुँ, कतर इज ट्राइंग टू बी, बट कतर का वो जो पॉलिटिकल सिलसिले हैं आपस में एक दूसरे के साथ, दरअसल हुँ, अगर आप ओमान का एडवांटेज ये है कि वो किसी के साथ जो है वो लड़ाई में नहीं इन्वॉल्व, और ये आई थिंक इनकी नेचर है कि वो शायद लड़ना नहीं जानते। ये बात बड़ी अजीब सी बात है, जब हम वहां जाएंगे तो वो लोग इतने हम्बल, डाउन टू अर्थ और पोलाइट हैं कि दे डोंट वांट टू फाइट, होता है ना, एक डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है फाइट हुँ, वाला जो है। तो वहां में आपको लाउड लोग नहीं मिलेंगे, बहुत ही धीमे लोग मिलेंगे। और ये टेम्परमेंट हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो एक ऐसी नेशन है जो कि एमेलगम है बहुत सारी अदर नेशंस का, तो वो इस तरह से फिर बिल्टअप हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम रियल स्टेट की करने जा रहे हैं इस वक्त स्पेसिफिक, उसमें यही है कि यार सिक्योर है, क्योंकि सब फंडामेंटल पार्ट रियल एस्टेट का सिक्योरिटी है। सबसे पहले हुँ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी देखते हैं और फिर देखते हैं ग्रोथ। लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं आएगी तो ग्रोथ तो भूल जाइए आप। हाँ, तो इसलिए मुझे ये चीज हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि बल्कि एक हार्वर्ड का एक आर्टिकल भी था, वो उसने ओमान को स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट कहा है, और नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो बहुत ग्रीन है और ये है, ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो जो रोल प्ले कर रहे हैं वो स्विट्जरलैंड प्ले करता रहा है हिस्ट्री के अंदर। तो स्विट्जरलैंड और मिडल ईस्ट जो है वो ओमान है। और हुँ, पीस से ये हुआ कि भाई अगर दोस्तियां कराते हैं तो सबसे कम कॉन्फ्लिक्ट तो ओमान में ही होगा ना। और अब दुनिया में क्या चल रहा है, आप जहां जहां जा रहे हैं आप कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट ही देख रहे हैं, और किसी ने किसी की साइड पकड़ी हुई है। कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है, कुछ रशियंस की तरफ है, कुछ अमेरिकन की तरफ है, कुछ हुँ, ईरान की तरफ ईरान है, की कुछ तरफ से, इराक की तरफ, मतलब सबने साइड्स पकड़ी हुई है। ओमान वाहिद मुल्क है कहता है मुझे कोई साइड वाइड नहीं पकड़नी। न्यूट्रल है। हुँ, मैंने, हाँ, न्यूट्रल है। और एक और मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका न्यूट्रल होने का। न्यूट्रल विदाउट बीइंग अ पावर आप हो नहीं सकते। हुँ। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप न्यूट्रल कैसे कैसे हो सकते हैं? पावर तो आपको चाहिए, आप अगर आपने अपनी बात मनवानी है किसी भी हवाले से। किसी भी हवाले हाँ, से। तो अब ओमान क्योंकि एक ऑयल 13 लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, $66 बिलियन का ट्रेड है उसका उसका ऑयल का। तो सभी सोचते हैं कि बहुत तेल है ना तो उसके पास इसकी पावर होगी। अगर ये कंपेयर किया जाए सऊदी अरेबिया के साथ या यूएई के साथ, तो कोई खास तेल नहीं है इनके पास, ये 13 लार्जेस्ट है। लेकिन वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस है, उसपे जो $1 ट्रिलियन का वो जो अपनी रूट है, लोकेशन है ना। जो हुँ, लोकेशन है, वो पावर अपनी लोकेशन से लेते हैं। अब ये लोकेशन तो उनसे कोई छीन नहीं सकता ना। तो दे हैव हुँ, गॉट दिस पावर फॉर लाइफ, क्योंकि वहाँ $1 ट्रिलियन की ट्रेड चलती है। जबल अली पोर्ट की, फिर सारे इराक की, ईरान की, सऊदी अरेबिया का तेल निकलता है। तो वहां से वो पावर लेते हैं, और जब वो उस पावर को यूज करते हैं तो क्या कहते हैं, आ जाओ दोस्ती करते हैं, आ जाओ बातचीत करते हैं। तो अजीब सी बात है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसे कौन से मुल्क आपको निकल कर नजर आएंगे जो दोस्तियां कराने कराने में इंटरेस्टेड है? अजीब सी बात नहीं है? हुँ, बहुत अजीब सी बात। मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री का, बहुत ज्यादा मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है। तो ये कैसे हो सकता है? तो अजीब सी कौम है जो कि दोस्तियां कराने में इंटरेस्टेड है। अब लेकिन वक्त बदल गया, 50 साल हो गए, सुल्तान काबूस चले गए, और अब इनको जरूरत है डाइवर्सिफाई करने की, ऑयल की। तो अब ओमान के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है जो आपने हमें दिया प्लेटफॉर्म, और जो डिस्कशंस कर रहे हैं, ये इंतहाई जरूरी डिस्कशंस हैं। क्योंकि एक तो ये कि ऐसे मुल्कों को हाईलाइट किया जाए जो दोस्तियां कराते हैं। दूसरी बात ये कि ओमानियों को क्योंकि कोई जानता नहीं है, तो वो उनके लिए बड़ी हेल्प है कि लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि पीस कितना जरूरी है इस दुनिया में। और अच्छे लोग अभी भी बहुत मौजूद हैं इस हुँ। दुनिया को आगे लेके जाने के लिए। अब आ जाते हैं उसके ऊपर, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर आ जाते हैं, है ना। पहला वो एक आपका सवाल था। देखें,
एक जो एनालिसिस अभी If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. अच्छा, आपने इससे पहले सिक्योरिटी की बात की कि जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो सिक्योर है कि नहीं। तो अक्सर लोगों को ये डर होता है कि भाई जो क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं ना, आप गवर्नमेंट के साथ ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं तो सारा प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारा कुछ। तो किसी अननोन मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का एक डर यही होता है कि यार पता नहीं वहाँ पे क्या ब्यूरोक्रेसी हो, करप्शन हो, मुझे नहीं पता अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ मैं फँस जाऊँ या मैं चक्कर लगाता रहूँ गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के और मेरा काम भी ना हो और मतलब लोगों को ये खौफ होता है अगर लोग जो बाहर से आ रहे होते हैं। तो उसके बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना ईज़ी है इन सारी चीज़ों को डील करना? जी, जी, जी। अच्छा, ये एक एंगल मैं इसमें ऐड करता हूँ। दरअसल हम जिन-जिन जगहों से आए हुए हैं और आने के बाद जब ओमान जैसी जगह नज़र आती है हमें या इवन जैसे दुबई जैसी जगह नज़र आती होती है, तो हम बड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ उस तरह के मसले मौजूद नहीं हैं। तो वहाँ पे फंडामेंटली उस तरह के मसले मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो एक किंगशिप है, वो एक किंग की लैंड है पूरी और किंग जो है वो रूल करते हैं उनको अपनी अपनी तरीके से। पीछे क्योंकि ऑयल मनी रह चुका है, तो इट्स अ रिच कंट्री, राइट? हुँ, अच्छा, ये ज्यादातर जो करप्शन के मसले मसाइल होते हैं, ये उन मुल्कों के अंदर होते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है, हालात खराब है, गुर्बत है, ये सारे सारे सिलसिले हैं। यहाँ पे क्योंकि जो सुल्तान है वो, आपने अगर लोन लिया है तो वो ईद पे आपका लोन माफ कर देंगे, आपके बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका चले जाएंगे, शादी करेंगे तो लैंड दे देंगे सस्ते में। तो ये जो 6 मुल्क है ना, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी मुल्कों की बातें करते हैं, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। और मैं ऑब्वियसली थर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ये तो थोड़े रिच कंट्रीज है ना, तो यहाँ पे वो फंडामेंटल इश्यूज़ प्रॉब्लम्स नहीं वो है। उस चीज के नहीं है। हुँ, दूसरा ये कि वहां पे क्योंकि एक अथॉरिटी है ना, मल्टीपल अथॉरिटीज नहीं है, एक किंग है, एक स्टैब्लिशमेंट है, एक चीज है। तो जो नीचे वाले सारे लोग हैं ना, वो उनके पास वो पावर उनकी कोई नहीं है सही कि नहीं है। वो आके हुँ, उसको ट्वीक करें और ये करें वो करें। तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा चलती है और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अपने अपने डायरेक्शन के ऊपर ऊपर चलती है और वो पूरी की पूरी जो नीचे ब्यूरोक्रेसी खड़ी हुई भी है, वो भी गवर्नमेंट के साथ 100% अलाइन है। तो ऐसा कोई वहां सिलसिला नहीं है कि और दूसरी ये कि वहां पे ये भी काम हुआ हुआ है कि गवर्नमेंट ने जैसा दुबई के अंदर फ्री जोन्स डेडिकेट किए हुए ना, जहां से आप लेते हैं तो वहां पे वो कुछ फ्री जोन्स हैं, कुछ फ्री होल्ड एरियाज हैं जहां पे आप प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। इसी तरीके से वहां पे भी जो अथॉरिटी अथॉरिटी हैं उन्होंने स्टैब्लिश किए हुए कोई 9 आईटीसी एरियाज, यानी इंटीग्रेटेड टूरिज्म कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे फ्री होल्ड एरियाज कहलाते हैं। तो इन जगहों पे जो प्रॉपर्टीज हैं ये फॉरेनर्स बाय कर सकते हैं। ओमान में हर जगह फॉरेनर्स बाय नहीं कर सकते, सर्टेन हुँ, एरियाज हैं जहाँ पे वो बाय कर सकते हैं। तो अब वो सर्टेन एरिया जहाँ पे वो बाय कर सकते हैं, वहां कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती जब तक वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं हुँ, होती उसके अंदर। राइट। सो उसको प्रोबेबली पाकिस्तान के लेंस से देखना, और यही मेरे ख्याल से लोग बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार कैसे एक्सेप्ट कर लें कि ऐसा होता होगा। हुँ, बात ये कि वो डायनेमिक्स उस कंट्री के बहुत बहुत डिफरेंट हैं। सिक्योरिटी का ये आलम है कि गाड़ी लोग खुली छोड़ जाते हैं,
सिक्योरिटी का ये आलम है कि ये बात मशहूर है कि अगर आपका कहीं पर्स वर्स गिर जाएगा, मोबाइल फ़ोन गिर जाएगा, तो वापस वहीं पड़ा हुआ मिलेगा आपको। जो दुबई में नॉर्मली ऐसा है, दुबई में भी ऐसा ही है? हाँ, उनकी हुँ, उनकी जो मॉनिटरिंग चल रही है ना, जो सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग चल रही है, हुँ, खवातीन अकेली आ रही हैं, जा रही हैं, गाड़ी चला, कोई सोच ही नहीं है कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, किसी को किया जा सकता है या कुछ है। ये फंड देखिए, छोटे-मोटे पेटी क्राइम ज़रूर होते होंगे, वो हर जगह होते हैं, वो आप उनको रोक नहीं सकते। लेकिन इन हुँ, जनरल जिन इलाकों में आपका आना-जाना है, जो कि प्रोबब्ली मेजॉरिटी 90 96 98% ऐसे इलाके होते होंगे, वहाँ कोई फेयर का दूर-दूर तक कोई ज़िक्र ही नहीं है। इवन मैं तो ओमान, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरा देखा है क्योंकि मैंने सलाला नहीं देखा, लेकिन लेकिन दुकुम तक मैं गया हूँ, जो कि हाफ वे है मस्कत से। हुँ, फिर मैं इब्री गया हूँ, मैं निज़वा गया हूँ, सुहार, काफ़ी, और दिन और रात हर दफ़ा, मतलब हर वक़्त देखा है उसको। फेयर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हुँ, ये नहीं है कि गाड़ी नहीं रोक सकते तो पता नहीं क्या हो, ओमानी आ जाएँगे, फ़ौरन आ जाएँगे, क्या कुछ हेल्प की ज़रूरत है, कुछ करना है, क्या हो गया है? ख़वातीन बैठी हुई हैं ओमानी, वो जो विलेज की हैं, फ्रूट्स बेच रही हैं ज़मीन पे बैठ के, अकेली बैठी हुई हैं, और फ्रूट्स बेच, लोग आ रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो जो, और वो मैं इसलिए भी हाइलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं कराची का हूँ, मेरी परवरिश कराची की हुई है। तो ये कराची मेरा में तो हमने देखा हुआ एक्सेप्ट है खौफ। करना इस चीज़ हाँ, को मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि मैं तो जब गया हूँ तो मेरे तो सारे रडार्स ऑन थे ना, जैसे होते हैं। हाँ, हर चीज़ का रडार ऑन, इसका रडार ऑन, और इमिग्रेशन पे ये होगा और फिर वो होगा। लेकिन मेरे 3 आई थिंक मुझे लगा होगा मैक्सिमम 6 मंथ्स लगे होंगे, उसके बाद मेरे सारे रडार्स, फिर तो ये होने लगा था, मैं 2012 से आ और जा रहा हूँ ओमान। फिर तो ये होने लगा था कि मैं ऑटो पायलट पे होता था, और जब मैं जहाज़ में बैठता था पाकिस्तान से मस्कत आने के लिए, कराची कराची से, मेरे सारे बटन्स ऑफ हो जाते थे और मुझे लगता था मैं शायद छुट्टियों पे जा रहा हूँ। क्लाइंट्स मीटिंग थी, 5-5 दिन, 6-6 दिन की मीटिंग, सारा सब कुछ प्रिपरेशन से जा रहे हैं। लेकिन हुँ, मुझे था ना फीलर कि यार ओमान आ गया, मस्कत आ गया, हुँ, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, चलो खा लेते हैं, चलो पी लेते हैं। तो वो जो रिलैक्सिंग चीज़ है, कहीं जाके आप रिलैक्स फील करें, हुँ, वो मैंने यूके में भी, क्योंकि हम थोड़े-से ऐसे मेन स्ट्रीम इलाकों में रहे नहीं, लंदन में नहीं रहे, बर्मिंघम में नहीं रहे, ऐसे थोड़े से आउटस्कर्ट्स में रहे हैं हम, तो वो वाली फीलिंग वहाँ मस्कत में होती थी। तो सिक्योरिटी तो का तो कोई जवाब ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनमें ये अमेरिकन बच्चियाँ हैं, बच्ची बच्ची 25 साल की, 23-23 साल की, वो घूमती फिर रही हैं पूरा-पूरा ओमान, व्लॉगर्स, वीडियो बनाती फिर रही हैं, घूमती फिर रही हैं, और वो कहें यार बड़ा ज़बरदस्त जगह है। ठीक है, कुछ जगहों पे कपड़ों का उनको ख़्याल रखना पड़ता है, कुछ जगहों का वो था, लेकिन बाकी कोई इस तरह का फैक्टर नहीं है। ख़वातीन के लिए भी नहीं। दूसरा, कोई हुँ। रिस्ट्रिक्शन नहीं है ख़वातीन के ऊपर कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ करना है। ऑल्दो कि थोड़ा डिसेंसी वाला एंगल है, यानी मॉल्स वॉल्स के अंदर आपको जो है वो वो मिलेगी, लेकिन कोई पुश नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आगे कहेगा भाई क्या हो गया, ये क्या कर लिया तुमने, वो कर लिया। अकोमोडेटिंग Sorry है for the बहुत। interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. हाँ, वो जो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी ना जो नोमैड कैपिटलिस्ट की थी, तो उसने भी एक स्वीडिश खातून का इंटरव्यू करा था ना, वो उसने ये बताया था कि भाई तुम तो स्वीडन में पली-बड़ी हो और हालाँकि उसका बाप इराकी था लेकिन ऑफ कोर्स उसकी जो माँ थी वो स्वीड थी। तो वो कहता है कि तुम मतलब क्यों वहाँ से सब छोड़-छाड़ के इधर आ गई? तो उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो अब इस कदर फैमिली ओरिएंटेड से हट चुका है कि वहाँ पे फैमिली ग्रो करना, बच्चों को ग्रो करना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तो कॉस्ट की वजह से भी और दूसरा कल्चर की वजह से भी। तो अब
उसने ये सोचा कि मैं अब थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव कंट्रीज़ की तरफ जाऊँ ताकि मैं वहाँ पे अपनी फैमिली ग्रो करूँ। तो ये बड़ा एक आई ओपनिंग मेरे लिए मैसेज था कि फॉर मतलब यूरोपियंस जो हैं अब इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो कल्चर डिस्ट्रक्शन इनकी हुई है लास्ट 30-40 इयर्स में, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ नॉट रियली क्लोज़ टू नेचर। तो अब वो मज़ीद जो है ना वापस हम बात करते हैं ना फितरत के ऊपर आ रहे हैं। आप जितना भी एन्जॉय कर लें, घूम फिर लें, लेकिन इन द एंड इंसान फितरत की तरफ आता है। आप तो आपने बहुत अच्छी बात हाँ। कही वाली, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात तो है। ये तो हमें आ गई बात समझ में। तो अच्छा आप ये बताएँ कि सेफ्टी, सिक्योरिटी नो डाउट ओमान में आउट क्लास है। तो अब क्या ग्रोथ नज़र आती है आपको? अभी आपने बात की कि भई ओमान अभी अर्ली स्टेज पे है। तो अगर हम लेट्स टॉक अबाउट 5 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स की हम बात करते हैं, तो क्या आपको ग्रोथ फ़ोरकास्ट नज़र आती है कि जो इस वक़्त वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, उस हवाले से? और फिर थोड़ा-सा रेंटल बताइएगा कि रेंटल क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो बस अभी मुँह होने के लिए तो नहीं करेगा ना, वो अभी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो क्या उसको वो कैश फ्लो मिल सकता है रेंटल यील्ड की तरफ से? और क्या आप प्राइस एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में? हुँ, हुँ, हुँ। देखिए अम, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में जो है वो प्रोबेबली इतने वैल्यू नहीं रखता क्योंकि मैं इन चीज़ों पे फिर रिलाय करता हूँ कि जो बड़ी-बड़ी रिसर्च कंपनीज़ हैं वो क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल उनके हैं वो ऑब्वियसली उनके पास मौजूद हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो प्रेडिक्ट कर रही हैं। तो जो ओवरऑल ये जो अगर हम रियल एस्टेट की स्पेसिफिकली बात करें तो जो कैटेगरी ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 9.1% की 9.19% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 4-5 सालों के अंदर और जो ओवरऑल जो इस पर 2030 है वो बड़ा इनका क्रिटिकल ईयर है क्योंकि सुल्तान को 10 साल हो जाएंगे एक डेकेड पूरा पूरा हो जाएगा तो एक तरह का उनका परफॉर्मेंस मेजर भी है 2030 का तो जैसे जैसे 2030 आगे जा रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती हुई नजर आ रही है कि डेडलाइन आ रही है डेडलाइन आ रही है डेडलाइन आ रही है उसी एग्जांपल मैं आपको ये दूं कि सुल्तान जो हैं उन्होंने अपने नाम से अ, ओमान की हिस्ट्री का लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपने नाम से अपने नाम से अपनी जमीन के ऊपर अच्छा अब ये क्या है उनकी अपनी जमीन दरअसल वहां के जो सुल्तान है उन्होंने अपनी जमीन यानी अपने एसेट्स और गवर्नमेंट के एसेट्स अलग किए हुए और सुल्तान ये करते हैं कि अपना कोई एसेट होता है जैसे उनका एक ओपेरा हाउस है जहां पे उसने विजिट किया था उस वीडियो के अंदर इन लोगों ने हुँ, विजिट किया था ओपेरा हाउस विजिट किया था तो वो सुल्तान का था उन्होंने गवर्नमेंट यानी आवाम को गिफ्ट कर दिया उनको अच्छा, बहुत शौक था ओपेरा का उन्होंने बनवाया तैयार किया ऑपरेशनल किया उसके बाद उन्होंने गिफ्ट कर दिया तो अब वो गवर्नमेंट की ओनरशिप है और लोग उसको इंजॉय करते हैं इसी तरह से जो ये सुल्तान इनकी अपनी एक बहुत बड़ी लैंड थी अपने पैलेस के पास और उन्होंने वो लैंड जो है वो गिफ्ट कर दी ओमानियों को और वहां पे ओमान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है अब आप ये बताइए कि क्रिटिकलिटी ऑफ रियल एस्टेट इतनी हाई है सुल्तान हेतम के लिए कि उन्होंने अपने नाम से वहां का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और सबसे अच्छी बात ओमान की है कि वो जितने पैसे होते हैं ना इतने पैर पैर फैलाते हैं ये छोटा सा प्रोजेक्ट है तकरीबन को $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है 19 नेबरहुड्स बनेंगे 14 मिलियन स्क्वायर मीटर का टोटल एरिया है और मल्टीपल डेवलपर्स को यह प्रोजेक्ट जो है वो असाइन हो रहा है और आगे होगा तो इस वक्त गवर्नमेंट का इतना शदीद फोकस रियल स्टेट के ऊपर है और उस रियल स्टेट को वो आगे लेके जा रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनली यानी गवर्नमेंट के जो वो हैं जो ये जाते हैं ट्रिप्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बात होती है वो सुल्तान हेतम हेतम सिटी की होती है तो अगर आप सुल्तान हेतम या किंग ऑफ ओमान पे ट्रस्ट करते हैं तो आप ओमान पे ट्रस्ट करते हैं और अगर आप ओमान पे ट्रस्ट करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप वहां पे उन चीजों को सुल्तान की बेसिस के ऊपर इंजॉय आप करेंगे हुँ। अच्छा आपने 2030 का ज़िक्र किया तो ये जो सऊदीज़ का विज़न है एमबीएस का 2030 का, उसका कितना इम्पैक्ट आएगा ओमान के ऊपर? यार ये कुछ बहुत अच्छा आइडिया है? सवाल है बहुत बहुत हुँ, अच्छी बात है अब मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन कर दूं क्योंकि इस वक्त जो दो मार्केट्स खुली हुई हैं यानी रेडी टू इन्वेस्ट हैं दो मार्केट एक यूएई की मार्केट है और एक ओमान की मार्केट है जो रेडी टू इन्वेस्ट है राइट दोनों खुली हुई हैं
जिन लोगों को दुबई पसंद आता है उनको ओमान पसंद नहीं आता। ये ऐसे ही है कि जिनको जो कराची के लोग हैं उनको इस्लामाबाद बड़ा मुश्किल से पसंद आएगा, और जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो कराची आके फिट फिट नहीं होंगे। मैं हुँ। कराची का आदमी हूँ, लेकिन मेरे अंदर शायद इस्लामाबाद का आदमी था, तो मुझे बड़ा पसंद आ गया है वहाँ की कामनेस, रिलैक्स एनवायरनमेंट, ये सब। तो वो सिलसिला, ये लाइफस्टाइल का, आपकी पसंदगी का बहुत बहुत सिलसिला है। अब बहुत सारे लोग जो वेस्ट से, कनाडा से जो लोग आ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि यार मैं एट द एज ऑफ 55 मूव हो रहा हूँ, तो अब मैं वहीं रिटायर होऊंगा ओमान के अंदर, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली, सब कुछ देख लिया, बस अब कनाडा में रहना नहीं है और मैं अब जाके हुँ। वहां पे आऊंगा। बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं यार, फंडामेंटली जो यूएई जिस तरह से आगे इवॉल्व हो रहा है और जिस तरह से मेल्टिंग पॉट बनता जा रहा है, इतनी सारी नेशनलिटीज आ गई हैं, इतने सारे लोग आ गए हैं, हम कंफर्टेबल नहीं है अपने बच्चों के साथ वहां पे रहने के लिए। तो ऐसी चीज बताइए जो थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो, थोड़ी सी फैमिली ओरिएंटेड हो, थोड़ी सी स्लो हो। ओमान वहां पे फिट इन होता है। तो इसलिए ये है आपकी चॉइस कि आपको क्या चीज हुँ। अच्छी लगती है और क्या चीज अच्छी अच्छी नहीं लगती। तो इस्लामाबाद पसंद है, ओमान पसंद आएगा, और अगर आपको कराची पसंद है तो आपको जो है दुबई वो पसंद आएगा। दुबई पसंद आएगा। तो ये मेजर राइट। डिफरेंस है। अब मैं बात कर लेता हूँ सऊदी अरेबिया की भी। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया इज वेरी डिफरेंट कंट्री। और क्यों कंट्री डिफरेंट है? लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट है। ओमान ग्रोज इन साइड यू। मैं वहां लोगों को जानता हूं जो 24-24 साल से वहां पर है। मैं लोगों को जानता हूं जो 2-2 दफा छोड़ के गए ओमान और वापस आ गए। मैं लोगों को जानता हूं। वो जगह पकड़ लेती है आपको, वो हुँ। सुकून पकड़ लेता है, वो नेचर पकड़ लेती है आपको। वहां पे फैंसी घूमने की जगहें नहीं है, यानी मैन मेड घूमने की जगहें नहीं है वहां पे, लेकिन जो लेकिन नेचुरल नेचुरल जगहें काफ़ी हैं, लैंडस्केप है। हुँ। माउंटेन्स हैं, और तकरीबन 3200 किलोमीटर की तो कोस्ट लाइन है। 3200 किलोमीटर के बेज हैं, लगून्स हैं, बीचेस हैं, पोर्ट्स हैं, 3200 किलोमीटर के। जो मुझे, हुँ। मैं मजाक करता हूँ वहां पे, मैंने कहा ये ओमानियों को भी नहीं पता होंगे सारे, यानी कुछ जगहों पे तो ओमानी भी नहीं गए होंगे, इतना है ना। मतलब अरेबियन सी का पूरा 3200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। तो पानी वहां पे, अंडर वाटर स्नॉर्किंग, और वर्जिन वाटर्स कुछ जगहों के ऊपर। तो ये वाला जो कुदरत की चीजें हैं ना, कुदरत वाला एंगल। और इसीलिए वहां पे विंटर में ये सारे जर्मन्स और बेल्जियंस और नेदरलैंड के भरे हुए होते हैं वहां पे। और वो उन्होंने वो 4x4 निकाली हुई होती हैं, और सब पहाड़ों पे जा रहे हैं, डेजर्ट डेजर्ट ड्यूनिंग। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ना, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो वहां तो स्पेशल उनके इवेंट्स होते हैं कि भाई ओ हम हुँ। जा रहे हैं 5 दिनों के लिए, जा रहे हैं 6 दिनों के लिए, देखो कहीं खो ना जाए, देखो दुआ करो वापस आ जाएं। मतलब ऐसे ऐसे सिलसिले होते हैं। तो जो नेचर के साथ जो लोग कनेक्ट करते हैं ना, उनको ओमान बहुत बहुत पसंद आता है। जिन लोगों को थोड़ी फैंसी चीजें चाहिए, थोड़ा सा मैं तो ऑब्वियसली दुबई ने लाइन लगाई हुई है, साल में 2-3 चीजें ऐसी हुँ। लॉन्च करता है वो। हर दफा जब जाएंगे नई चीज मिलेगी आपको, कोई ना कोई। तो वो अच्छा, तो दुबई जो है ना, वो इंजीनियर्ड सिटी है, उसको मैन्युफैक्चर किया गया है। फैक्ट्री में नहीं बनती शहर, वो फैक्ट्री ने बनाया है शहर, सोच के बन। ओमान में वो जो नेचर है, उसमें ये एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। हुँ। यानी एक प्रोजेक्ट है इनका मस्कत बे का, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। पहाड़ और समंदर, नीचे आगे बीच है। आप जब वहां जाके खड़े होंगे ना, आप कहेंगे यार यह तो नजर ही नहीं आ रहा, कहाँ है ये सारे के सारे, ये ये विलास कहाँ बने हुए हैं? ऐसे ऐसे बे बनाए हुए में। हैं इन्होंने हुँ। कि अगर आप निकलेंगे तो कुछ कुछ कभी नजर आएंगे, कुछ कभी नजर आएंगे, कभी कुछ कभी नजर आएंगे। उस पहाड़ के अंदर ऐसे इंटीग्रेट कर दिया उन्होंने कि उनको जो लोग रहते हैं वो लगता है कि हम अकेले रहते हैं। इस तरह से उन्होंने किया हुआ है। तो वहां पे उन्होंने उसको बड़ा प्रिजर्व किया हुआ है। और या टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूके में भी यही है ना। यूके में ये हाँ, हाथ हाथ लगाने नहीं देते। यूरोप में भी है पूरे जनरल यूरोप में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वाइल्ड। वो वैसे का वैसा ही है। हाँ। हाँ, बिल्डिंगों को, चीजों को, उसको उसको तो मतलब मेंटल हो जाएंगे भाई उसके पीछे ये, अगर आपने कोई इनकी हिस्टोरिकल कोई चीज को वो कर दिया। तो ओमान में हुँ। ये चीज बड़ी वो लगी कि उन्होंने अपने आप को ना नेचर के साथ फिट इन किया है। नेचर को, क्योंकि वो नेचर है बड़ी खूबसूरत वहां पे।
समंदर की, पहाड़ों की, रेगिस्तान की वो नेचर इतनी खूबसूरत है कि उन्होंने उनके साथ अपने आप को फिट इन कर लिया। हुँ, इतने सालों से रह रहे हैं, मतलब आप देखें ना, जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनविटेशन भेजे थे उसके इस्लाम के, तो एक यमन की रियासत थी और एक सल्तनत ऑफ ओमान थी। तो इतनी पुरानी रियासत रियासत रह हुँ। चुकी। तो इनको पता है कि कैसे मूव मूव ऑन करते हैं, लोगों को रखते कैसे हैं, लड़ाइयाँ कैसे हो जाएँगी, हम पे हुकूमतें कैसे, हुआ हुआ सब कुछ है इन लोगों के साथ। सो इसलिए ये बिल्कुल वो है, जो ओमान को पसंद करेगा उसको दुबई बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. ठीक है। तो अब ये बताएँ कि जो एरियाज़ आपने देखे हैं अब तक, अब क्योंकि बाहर से जो देख रहा है आउटसाइड इन, उसको पता है मस्कत ही एक शहर है ओमान में, सही है? तो बताएँ मस्कत के अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और जहाँ पे ग्रोथ के आपके चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू मस्कत? बहुत अच्छा सवाल है। मस्कत का ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत पता है, क्योंकि मोर देन वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मस्कत में रहती है। मस्कत उनका कैपिटल भी है, लार्जेस्ट सिटी भी है, ग्रो भी सिग्निफिकेंटली कर रहा है, एक्सपेट भी सबसे ज्यादा वहाँ वहीं पर है, हिस्ट्री भी वहीं पर है, और एक कोस्टल एरिया है। तो सबसे पहला जो पोर्ट था वो मतरा का पोर्ट था। तो मस्कत इज कोर। तो जो मेजर इन्वेस्टमेंट, या जो अगर इन्वेस्टर्स उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यार हमारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और वो होगी, तो ऑब्वियसली वो तो नो ब्रेनर है मस्कत उसके लिए, राइट? क्योंकि मस्कत का हुँ, रिस्क भी कम है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ग्रोथ भी वहीं हो रही है, एयरपोर्ट भी वहीं पर है। तो हर जो बॉक्सेस टिक करता है इन्वेस्टर जब एनालाइज करता है किसी प्रॉपर्टी को, तो आई थिंक वो सारे टिक होते हैं। बट एट द सेम टाइम ओमान के जो दूसरे शहर हैं, जिसमें एक बहुत ही मशहूर शहर है इनका सलाला, और वो जो शहर है वो खरीफ सीजन में, मानसून का जो सीजन होता है उसमें वो टोटली बदल जाता है। मतलब वाटरफॉल्स और बादल, फॉग, और पूरी लैंड ग्रीन हो जाएगी। तो ये जो जीसीसी के जो लोग हैं वो भरे हुए होते हैं सलाला के अंदर। तो वहां पे भी, वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, एयरपोर्ट है वहां पे उनका। तो वहां पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं तो फिर वो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुँ, क्योंकि वो हुँ, भी एक बीच बीच का सिटी है, कोस्टल सिटी है, वहां पे भी उनका एक पोर्ट है। तो उसके हिसाब से है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म एयरबीएनबी का वो करना है, जिसमें से आप ये भी चाहते हैं कि मैं कभी जाऊं तो मैं खुद भी उसको एंजॉय कर लूं, तो वहां पे वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। लेकिन वो इतना एज सच थोड़ा सीजनल सिटी है, वो हाँ, ओनली ऑन विंटर में चली गोइंग जाता है सिटी, वो। मेजर हुँ, सिटी वो नहीं है मस्कत के मुकाबले में। मस्कत इज द, क्या कहा जाएगा, जैसे दोहा नहीं है, कतर प्रॉब्ली 90% दोहा है, हुँ, और कतर क्या है, बाकी छोटे छोटे विलेजेस होंगे। तो ये समझिए कि मस्कत इज लाइक 70% ऑफ ऑफ ओमान। जो हुँ, और सलाला जो है वो ऑब्वियसली एक दूसरी एंटिटी। तो मस्कत का साइज और वो सब चीजें बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग लोकेशन जो कि बड़ा हाई पोटेंशियल रखती है, वो उनका एक नया पोर्ट है, और उसका नाम है दुकुम। ये जैसे हमारा गवादर डीप सी पोर्ट बन रहा था ना ईरान के बॉर्डर हुँ, के पास एक जगह है, तो वहां पे वो हम बना रहे थे चाइना के साथ, और चाइना सी पैक का भी नाम सुना होगा आपने। इसी तरह से अरेबियन सी के ऊपर राइट इन द सेंटर ऑफ द कंट्री वो जो पोर्ट है, वो पोर्ट ओमान 2000 आई थिंक 11 में इन्होंने डिग्री पास की थी। उस वक्त से इन्होंने कहा था कि हमें इस पोर्ट को बनाना है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हम जिक्र कर चुके हैं कि वो एक रास्ता है तेल निकलने का। ओमान क्योंकि बाय लैंड कनेक्टेड है यूएई से,
सऊदी अरेबिया से। तो ओमान का जो एडवांटेज है वो ये कि अगर सऊदीज, कुवैतीज, यूएई वाले अपनी पाइपलाइंस ओमान के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं दुकुम, तो उनको अरेबियन सी का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, जिसपे जो रिस्क फैक्टर है जो कि ईरान की वजह से खड़ा होता है, रिस्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, वो कम हो जाएगा। हुँ। उसके लिए ये लोग एक ऑल्टरनेट पोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं, पोर्ट ऑपरेशनल है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, जैसे गवादर के हवाले से भी यूएई का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान के साथ, कि यूएई मतलब नहीं चाहता था कि गवादर डेवलप हो, क्योंकि ऑफ कोर्स दुबई का जो पोर्ट है वो एक मेन अट्रैक्शन है ना उस पूरी ट्रेड के लिए। तो अगर ओमान दुकुम को डेवलप कर लेता है तो ऑफ कोर्स वो जो ट्रैफिक जो दुबई जा रहा है वो सब फिर डाइवर्ट हो जाएगा ओमान की तरफ, तो ये एक बहुत पॉलिटिकल इनके बहुत दरमियान नहीं अच्छी आएगी? बात हाँ। की। इसमें दो एंगल्स हैं। एक तो ये कि जो एक कंपनी है उसका नाम है डीपी वर्ल्ड, दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड। ये दुनिया के तकरीबन कोई मोर देन 70 पोर्ट्स मैनेज करती है। ये दुबई की कंपनी है, इसका नाम है हुँ। डीपी वर्ल्ड। ये दुनिया के 70 पोर्ट्स मैनेज करती है। ओके, उसके आगे दुकुम पोर्ट की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि जब ये शिपिंग लाइंस कंट्रोल करते हैं, यानी जितना हुँ। इवन डीपी या कौन सी कंपनी, पी एंड ओ है ना, राइट? कंटेनर जो पियानो लॉजिस्टिक की हाँ। कंपनी है, हुँ। ओन्ड बाय डीपी वर्ल्ड, बाय द वे, ओन्ड बाय डीपी वर्ल्ड। तो अच्छा। डीपी वर्ल्ड इतनी बड़ी है कि उसको दुकुम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुँ। उन्होंने हर हिसाब से कंट्रोल किया हुआ है अपनी पूरी मैनेजमेंट को, नंबर वन। नंबर टू, सुल्तान काबूस ने अपनी रिलेशनशिप को कभी भी टेंजिबली यूज नहीं किया सराउंडिंग क्या क्या मतलब इसका? के साथ, हुँ। क्योंकि वो अपनी इस पावर को यूज करते थे कि मैं दोस्ती कराऊंगा, हुँ। और टेंजिबली यूज करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि बहुत तेल था। भाई, इन्वेस्टमेंट तो आप उस वक्त कराते ना जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते, ऐसे ही ना। तो वो हुँ। कंट्री उन्होंने 50 साल तक बंद रखा, तेल इंजॉय किया और दोस्तियां कराई उस रीजन के अंदर। सुल्तान काबूस का उन जीसीसी सारी की सारी स्टेट्स में ये रोल रहा है, उस ओमान का। ठीक है, अब वक्त बदल गया है, तेल खत्म हो रहा है, कहीं और जाना है। अब नए सुल्तान जो आए, ही इज अ बिजनेसमैन और अभी लास्ट ईयर ही गए थे यूएई, तो 128 बिलियन दरम की डील साइन कर कर आए। एमिरेट्स स्टील जो है वो दुकुम में अपना प्लांट लगा रहा है। तो अब अच्छा। जीसीसी स्टेट्स जो है ना, इनको ईयू समझिए आप, हुँ। क्योंकि अब ये एज अ जॉइंट एंटिटी, कॉमन प्रॉब्लम, अब कॉन्फ्लिक्ट कई बाहर बाहर तो हो सकेंगे, इन 6 के कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और जो कंपटीशन हो रहा है वो हुँ। अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, इकोनॉमिक अलायंस बिल्ड हो रही है ना इनके इकोनॉमिक दरमियान। अलायंस हो रही है, और एक सिंगल वीजा भी निकल रहा है ना इनका। अगर आप अच्छा, ये नहीं पता इस, मुझे। इस साल इस साल में निकल आएगा, लास्ट ईयर लॉन्च किया था कि अगर आप कतर के विजिट वीजे पे जाते हैं, यू कैन फ्रीली गो टू एनी 5 जीसीसी कंट्री। हुँ। फ्रीली। आप दुबई का लेते हैं, ओमान चले हुँ। जाइए, ओमान का लेते हैं, सऊदी अरब चले जाइए। तो अच्छा, ये इट्स ये तो वो, काफ़ी अच्छा मूव है। हुँ। जी जी, मिनी, देखिए कॉमन प्रॉब्लम है ना, तेल का और गैस का कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये जो हुँ। 6 मुल्क हैं, उनको जब आप कहते हैं यार ये मिडिल ईस्ट है, ये मिडिल ईस्ट नहीं है, ये इनकी सोच भी मिडिल ईस्टर्न, ये इनके एसेट्स हैं, एक हुँ। एक फैमिली का एसेट है, और ये एसेट को बिल्कुल एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए तो मैं खैर दुकुम पे वापस आ जाऊं, तो अब जो सुल्तान जहां जहां जा रहे हैं, बिजनेसेस लेकर आ रहे हैं, हुँ। और वो बिजनेसेस जो आ रहे हैं उनमें मेजर जो इन्वेस्टमेंट्स करवा रहे हैं वो दुकुम में करवा रहे हैं, क्योंकि दुकुम को वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। ज़बरदस्त। मैन्युफैक्चरिंग, वो उसको एक रियल स्टेट का वो नहीं बनाना बनाना चाहते। तो यानी कि वहाँ पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होगी ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ। कतर में जो बसें गई थी फीफा में, करवा करवा मोटर्स की जो बसें, वो दुकुम से असेंबल होकर गई थी। कतर की हुँ। उसकी ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री लगी हुई है दुकुम के अंदर। कतर के इंटरेस्टिंग। शदीद जबरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं ओमान के साथ, क्योंकि जब ब्लॉकेड हुआ था
तो सबसे पहले जो सामान है कतर को जो जाता था दुनिया से, वो पहले ओमान आता था, और फिर हुँ, सोहार पोर्ट से वो जाता था कतर। तो कतरियों की बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है ओमानियों के साथ, और यही कि ओमानियों ने अपने आप को हर जगह पे यमनियों की सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप है ओमानी के साथ, पता है आपको ये बात? यानी बॉर्डर पे वो तो जंग हाँ, हो रही बिल्कुल है नेक्स्ट डोर ही है ना, और हाँ। ओमान को कोई फिक्र ही नहीं है। हुँ, सोचा कभी किसी नहीं है। सलाला यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ यमन वन टाइम। अच्छा। सलाला वो शहर, वो यमन का शहर था, तो वहां यमनी रहते होंगे ना वैसे देखा जाए तो। हुँ, हुँ, ना ना तो क्योंकि ओमान की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है हर जगह के ऊपर कि वो कहते हैं मैं तो तुम्हारी दोस्तियां कराना चाहता हूँ, और ना मेरी मैं किसी की साइड लेता हूँ, तो तुम मुझसे क्या तुम हाँ, लड़ना चाहते हो या मुझे खराब करना चाहते हो? ओमान और यमन सही है। ऑपोजिट कंट्री हैं। अच्छा, अब हम बस थोड़ा-सा टाइम लिमिटेड रह गया, अब हम थोड़ा-सा नंबर्स की तरफ आ जाते हैं। तो आप थोड़ा-सा ये बताइए कि जो इस वक़्त रीसेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, दोनों बता दीजिए, जो इस वक़्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? और जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो थोड़ा-सा नंबर्स पे आप बात कर लीजिए कि भई किस रेंज में आपको मिल जाती हैं प्रॉपर्टीज़, लेट्स से स्टूडियो बेडरूम, स्टूडियो है, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, ये अपार्टमेंट्स हो गए। फिर अगर हम टाउन हाउस की तरफ आते हैं तो वो, और फिर विलास की तरफ आ जाते हैं। तो इनको थोड़ा-सा आप कैटेगराइज़ कर दीजिए नंबर वाइज़। देखें, अगर आप हुँ। मस्कत में कोई रेडी टू मूव लेते हैं, ऐसी जगह के ऊपर जो कि अलाउ है कि आप ले सकते हैं, तो तकरीबन कोई 1.5 लाख डॉलर, $150,000 के आसपास आपको वन बेड मिल जाएगा रेडी टू मूव, जिसको आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं, और तकरीबन कोई 4 से 5% तक का रेंट आपको मिल जाएगा। ये है रेडी टू मूव वाला सिलसिला। रेडी टू मूव की जो मार्केट है वो पिछले साल 17% गिरी है। अ, अच्छा, जी, क्योंकि उसकी क्या वजह है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल 2016 से ही हालात खराब थे ओमान के, राइट? ऑयल की हुँ, प्राइसेस गिरी थी, तो रियल एस्टेट पे कोई खास खास काम नहीं हो रहा था, और जो भी थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टी थी उनकी तो प्राइस इंक्रीज होनी थी ना, क्योंकि जो भी लोकली चीजें अवेलेबल थी। तो अब प्राइस करेक्शन हो रही है रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज की, क्योंकि ऑफ प्लान बहुत सारी प्रॉपर्टीज लॉन्च हो गई हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। सऊदीज आ गए। दारुल अरकान एक बहुत बड़ा डेवलपर है सऊदी अरेबिया का, उन्होंने ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के साथ मिलके, ट्रंप के साथ मिलके उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है मस्कत के अंदर। तो सऊदीज आ गए अमेरिकन के साथ, फिर इजिप्शियन आए हुए हैं। तो अब वो मल्टीपल जो नए नए डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से रेडी टू मूव की मार्केट करेक्शन कर रही है। तो अगर आप कहते हैं कि मुझे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे अभी प्रॉपर्टी चाहिए, अभी रेंट पे चली जाए, छुट्टी हो जाए, तो इस प्राइस रेंज में आपको वन बेड मिल जाएगा, और आप उसको निगोशिएट भी कर सकते हैं। यानी मार्केट की ये सिचुएशन है। हाँ, तो आप 1.5 लाख यूएसडी कह रहे हैं ना? 1.5 लाख यूएसडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टूडियो? स्टूडियो की क्या रेंज है? स्टूडियोज नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको आईटीसी प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, इसमें स्टूडियोज, रेडी टू मूव स्टूडियोज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ओमान में थोड़ा कॉन्सेप्ट स्टूडियोज का आईटीसी से भी कम था, क्योंकि ज्यादातर वहां जो लोग आते थे वो अपनी फैमिलीज के साथ आते थे। स्टूडियोज अब नई जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज आ रही हैं उनमें आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हुँ, पहले आईटीसी की किसी भी जगह के ऊपर आपको स्टूडियोज नहीं मिलते थे। अच्छा, जी, तो अब आने शुरू हो गए। तो उसमें ये वाला सिलसिला है कि वन बेड यहाँ से स्टार्ट होता है, और अब अगर आप ऑफ उस पे चले जाएंगे, लेट्स से ऑफ प्लान पे चले जाएंगे, तो आपको जो स्टूडियो है, अगर मैं मस्कत की बात करूं, तो $95,000 का मिल जाएगा। $95,000 का वन बेड तकरीबन 135,000 का मिल जाएगा ऑफ प्लान, जो 3 साल ऑफलाइन। में जाएगा। हुँ, तो अब लोगों का रुझान सारा का सारा ऑफ प्लान की तरफ आ गया है, क्योंकि मार्केट में प्रोजेक्ट्स आ गए। पिछले 3 महीने 2 महीने के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं सुल्तान हेतम सिटी के अंदर। 3। और ऑफलाइन में जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? आपको कितने परसेंट पेमेंट देनी पड़ती है बुकिंग के दौरान? जी, जी। वो वैसे तो वेरी करता है, लेकिन अब सुल्तान हेतम के अंदर जो है वो 20% अभी माँग रहे हैं आपसे एज़ अ अच्छा, डाउन पेमेंट, और उसके बाद फिर वो डिपेंड करता है कि पीरियड कितना है। कोई 3 साल का दे रहा है, कोई 2.5 साल का दे रहा है। इस तरह के पीरियड है। कोई अब फर्स्ट टाइम अभी पोस्ट हैंडओवर प्लान स्टार्ट हुआ है। पोस्ट अच्छा। हैंडओवर प्लान। और इसमें जैसे दुबई की तरफ पेमेंट प्लान देते हैं डेवलपर्स, वो ओमान में इस वक़्त मौजूद है वो ऑप्शन, या वो जी, नहीं जी, है? बिल्कुल, 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 है? बिल्कुल। ये मैं आपको उसी का बता रहा हूँ, 20% अभी पे हुँ, कीजिए, बाकी हुँ, इक्वल अमाउंट आप पे करते रहें अपनी इंस्टॉलमेंट्स में। और अभी जो मैं से बता रहा हूँ आपको, अब जैसे एक
स्टूडियो है वो 5 साल के पेमेंट प्लान पे आया हुआ है, डिलीवरी उसकी 3 साल में। अच्छा। 3 साल बाद आपको हैंडओवर कर देंगे, फिर आप 2 साल उसका पे करते रहें, चाहे रेंट से हुँ, निकाल लें। तो अब वो ऑप्शन खुलने शुरू हुए हैं, पहले ये थे नहीं। पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान नहीं था वहाँ पे, हुँ, अब आने शुरू हो गए। फिर दूसरे पीरियड लंबे कर दिए इन्होंने, पहले पीरियड छोटे-छोटे होते थे, 2 साल में पे करो, 2 साल में पे हुँ। करो, अब कह रहे हैं 3 साल में कर दो, 5 साल में कर दो। इजिप्ट और का वो जो एक बहुत बड़ा कैपिटल डेवलपर है एली सबूर, अ, वो अब उसने अभी लॉन्च किया है प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी तो इसका मतलब साउथ है कि कैपिटल कोरियंस भी आ मार्केट्स रही वहाँ हैं। खुल रही हैं उस हिसाब हाँ? से। फाइनेंसिंग के ऑप्शंस आप खुल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अर्ली स्टेज हाँ, पे मार्केट है, लेकिन ये सब हाँ। इवॉल्व होके उसी डायरेक्शन में जाएँगे जिस डायरेक्शन में दुबई गया हुआ है। प्रोबब्ली थोड़ी स्पीड स्लो होगी इनकी, हुँ, लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे 3-4 साल के बाद ये वहीं खड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ ओपननेस, जैसे अ, दुबई का था। अच्छा, बल्कि डाउनटाउन आ रहा है मस्कत के अंदर। पहली अच्छा, दफा हिस्ट्री में 30 टू 40 स्टोरी बिल्डिंग्स बनेंगी मस्कत में। राइट। मस्कत में आपको 18 स्टोरी से ज्यादा बिल्डिंग आपको कोई नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो सारा हुँ, उनको पसंद ही नहीं है। ओमान ओमान को ना हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन वो एक हुँ, दुबई जो है वो राइट इन द हार्ट ऑफ मस्कत, अल हाँ। ख्वैर टाउन के नाम से एक पूरा ऐसा एरिया आ रहा है कि अगर आप वहां खड़े होंगे तो आपको फील होगा मैं दुबई में खड़ा हूँ। और फिर ये जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग के ऑप्शंस अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब जिसको भी बाय करना है, वो कैश पे बाय करना पड़ेगा और कोई इसके अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है ना? फाइनेंसिंग का ऑप्शन सिर्फ दुबई के अंदर है, वो भी अगर आप बाहर से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं तो वो फिर 50% 50% आपको देना देता पड़ता है है। हाँ। बस। लेकिन अगर आप वहाँ रेजिडेंट हैं तो आपको 80% दे देगा, हुँ, 20% आप दे दें और 80% वो दे देगा। तो ये दुबई ही है जिसमें अभी इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये फाइनेंसिंग वाला जो ऑप्शन है इट्स न्यू टू दिस ठीक है। रीजन, ये नया अच्छा, है। मुझे 2-3 चीज़ें आपसे और पूछनी थी बिफोर वी रैप दिस अप कि अगर जैसे कोई इन्वेस्टर यूके से, यूएस से, कनाडा से जाता है, तो उसका वो प्रोसेस क्या होता है रेज़िडेंसी का? थोड़े-से आप टियर्स बता दीजिए, क्योंकि मुख्तलिफ टियर्स हैं ना कि भई अगर आप लेट्स से $100,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पे रेज़िडेंसी क्या मिलेगी आपको? अगर आप ऊपर जाते हैं तो फिर कितने साल की रेज़िडेंसी है? और रिन्यू करने का जो प्रोसेस है वो कितना ईज़ी या कम्बरसम है? वो भी बता दीजिएगा। और फिर हम उसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। सही है, सही है। हुँ, ओमान का सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक़्त इस रीजन में ये है कि उन्होंने जो बॉटम बैरियर था ना कि आपकी इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो तो हम आपको रेज़िडेंसी देंगे, वो ओमान ने हटा दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। दुबई में जो मिनिमम रेज़िडेंसी वीज़े के लिए आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मिनिमम, वो है 7.5 लाख दिरहम की। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 7.5 लाख दिरहम है, रेडी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो उस पे आपको आपकी फैमिली को रेजिडेंसी वीजा मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ आप रह सकते हैं और हर 2 साल के बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा उस वीजे को। ठीक है? ये मिनिमम की है, अब हम बाकी नहीं हुँ। देख रहे, गोल्डन वो वीजा का 2 इयर्स डिस्कस का होता है करेंगे। ना? हाँ? हुँ, 2 इयर्स का होता है ना वो? वो 2 इयर्स का होता है, हर 2 साल के बाद वो हुँ, चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे है या नहीं, और फिर वो रिन्यू कर देते हैं, एक फीस ले हुँ, लेते हैं आपसे। अच्छा, ओमान का भी एक सिमिलर वीजा है, जो हर 2 साल के बाद रिन्यू होता है, एज़ लॉन्ग एज़ वो प्रॉपर्टी आपकी मल्कियत में है, वो रिन्यू हो जाएगा। लेकिन उसकी जो बॉटम लिमिट है वो खत्म हो गई है। अब जैसे हमने मस्कत की बात की थी, सलाला की बात की थी, अब वो जो मैं दुकुम का ज़िक्र कर रहा था, वहाँ पे क्योंकि वो एक नया पोर्ट है, वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इवन एक ऑफिस जो है, उसकी कीमत कोई 65 $67,000 की है, और उसपे वो रेजिडेंसीज दे रहे हैं आपको। यानी अच्छा, कमर्शियल $67,000 के प्रॉपर्टी। ऊपर यू कैन गेट अ 2 इयर्स रेजिडेंसी। हुँ, तो बहुत सारे लोगों ने ओमान के अंदर रहते हुए ये रेजिडेंसी इसलिए ले ली हैं कि भाई कल कल को क्या हमारी जॉब चली जाती है, या कल कल को हमारा बिजनेस ऊपर नीचे हो जाए, तो कम से कम हाँ, ओमान से तो ना जाए ना। तो उन्होंने हाँ, बैकअप रेजिडेंसीज लोगों ने खरीदी हैं, सिक्सटी अच्छा। सेवन थाउजेंड डॉलर्स की। तो और फिर तो अगर कोई लिमिट नहीं है, बॉटम लिमिट, तो फिर तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कुछ छोटा-सा जो है पुराना सा जो है वो नहीं, अपार्टमेंट खरीदें। लेकिन नहीं, ये तो है ना कि वहां पे एक सर्टेन हुँ, प्राइस है ना आईटीसी में। हुँ। अब जो भी चीज अवेलेबल अच्छा, होगी, यानी कि आप सिर्फ़ फ्री होल्ड में ले सकते हैं, ऑफ जो कोर्स आप एरियाज़ हर हैं। जगह तो नहीं ले हाँ, सकते ना। हुँ, उन्होंने सही, आपके सही। एरियाज डेजिग्नेट किए हुए हैं कि यार ये ठीक है। एरियाज हैं, उसमें मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ इस वक्त हुँ, जो अवेलेबल चीज है वो 65,000 की। आप कल कल को अगर वो कोई शॉप लॉन्च करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसकी कीमत जो है वो $50,000 है, ये $55,000 है, आई एम जस्ट हुँ, सेइंग इट फॉर आर्गुमेंट सेक, तो आपको रेजिडेंसी दे देंगे। तो ये इन्होंने इन्होंने किया कि इनके पास बॉटम लिमिट नहीं है। अब तो लोग जब अट्रैक्ट हो रहे हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं कि यार अच्छा, रेजिडेंसी इतनी
क्योंकि इस प्राइस में तो आपको रेजिडेंसी कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी, हाँ, नंबर बिल्कुल। 1। दूसरी, अगर मिल गई तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो कहेंगे हुँ, हमें दे दो, जो जहां पे भी जाएंगे आप कहेंगे, गवर्नमेंट कहेगी मुझे दे दो और हाँ मैं तुम्हें दे देती हूँ, वैसे तो नहीं मिलेगी। यहाँ तो ये हुँ, कि वो कह रही है कि भाई हमें मत दो अपनी प्रॉपर्टी खरीद लो तुम, जो है, और कागज ला के दिखा दो हमें कि प्रॉपर्टी खरीद ली हुँ, है, हम तुम्हारे स्टैंप पे लगा देंगे 2 साल की रेजिडेंसी के लिए। तो अच्छा। ओमान की अच्छी बात है कि ओमान अंडरस्टैंड कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर रहा हूं, हुँ, ये कितनी हुँ, अच्छी हुँ, बात है। सऊदीज की मिनिमम जो रेजिडेंसी है वो जो प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड है वो $1.1 मिलियन की है, 4 मिलियन सऊदी रियाल की है। हुँ, और जो एक छोटी रेजिडेंसी है वो 8 लाख रियाल की है, 8 लाख की, लेकिन वो गवर्नमेंट को देना है आपने हुँ। और भूल जाना है। अच्छा, यानी कि आप वो आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, आपने उनकी गवर्नमेंट की फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करनी आप है ना? ऐसा ही है? नहीं नहीं, वो आप गवर्नमेंट को दे देंगे, पर वो गवर्नमेंट किस के। तरह देंगे? वो आप उनकी कोई इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे ना उनके, गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट मांग रही है कि 8 लाख दे दो, मैं तुम्हें रेजिडेंसी दे देती हूँ। मतलब कैश माँग रही है, कैश दे दो उनको? कैश है, अच्छा। जो भी जिस तरह से भी आप करें, दे आर सेइंग कि भाई आपको आना है यहाँ पे, 8 लाख दे दीजिए हाँ। और वो करना। वो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही, 8 लाख की बात। अच्छा, वो बेसिकली एक तरह से सेल कर रहे हैं रेज़िडेंसी। वो अपनी रेजिडेंसी सेल कर रहे हैं, 8 लाख की अच्छा, विनती, आ जाओ 8 लाख दे दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हें रेजिडेंसी दे देती हूँ। या फिर ठीक है। अगर तुम्हारे पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं, यानी 4 मिलियन सऊदी रियाल हैं, आठ हुँ, लाख नहीं 4 मिलियन सऊदी रियाल हैं, तो मैं तुम्हें, तुम प्रॉपर्टी ले लो, उसमें मैं तुम्हें हुँ, रेजिडेंसी दे दूंगा। तो ऑब्वियसली सऊदी तो बड़ा बड़ा भी है, उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, बट ओमानी अंडरस्टैंड के वो कौन है, उसके हुँ, हिसाब से उन्होंने ऑफरिंग्स जो हैं वो रखी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी रैप रैप दिस अप, थोड़ा-सा बता दीजिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के क्या बेयर बॉलपार्क दे दीजिए, कोई एग्ज़ैक्ट फिगर देने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर जैसे मैंने मूव होना है और लेट्स से मेरी कोई रिमोट जॉब है जो मैं वहाँ से बैठ के कर सकता हूँ, या मेरा कोई बिज़नेस चल रहा है, तो क्या मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी अगर मैंने लेट्स से एक 2 बेडरूम हाउस, एक छोटी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, तो एजुकेशन का खर्चा होगा, ऑफ कोर्स उसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस बाय करनी पड़ेगी हेल्थ केयर के लिए। तो इन सबको मिला के एक एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या बनेगी वहाँ पे? यार मैं आपको एक बेयर मिनिमम दे देता हूँ। हुँ, इसमें ऑब्वियसली ये नहीं होगा कि बहुत अच्छी गाड़ी है आपके पास, आप किसी विलेज एरिया में रह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। मैं तो आपको एक 2 बेड का एक एवरेज कॉस्ट दे देता हूँ। तकरीबन आपको 5,000 कैनेडियन डॉलर्स चाहिए अच्छा, पर मंथ। पर मंथ, जिसमें एक हुँ, 2 बेडरूम का अच्छा, अच्छी कम्युनिटी वाला, अच्छा रीजनेबल जगह के ऊपर आपको एक अपार्टमेंट मिल जाएगा 2 बेड का। आपके बच्चे एक अगर एक जूनियर में, एक सीनियर सेक्शन के हाँ, अंदर है, लेकिन ये 2 बेडरूम का आपने रेंट शामिल किया है सब इसके शामिल, अंदर? सब कुछ शामिल है, एवरीथिंग। लेट्स से हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं ना, तो रेंट तो हट गया। हाँ, अगर तो अगर आप रेंट रेंट हटा देते हैं तो हुँ, रेंट तकरीबन, एक मिनट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये होगा इसमें से 1200 कैनेडियन डॉलर्स निकाल दीजिए अच्छा वो रेंट है, सही आप, है। 3800, 3800। तो इसके अंदर बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ इसमें केयर। घर आपका अपना है, बाकी हुँ, बाकी बाकी सब कुछ। और ये जो नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसी फैमिली से लिए गए हैं जो अभी रिसेंटली जो वहाँ रह रहे हैं। वहां रह रही हैं। हुँ, ठीक है। तो इसमें ऑफ कोर्स आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है, बच्चों की एजुकेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट आपका, एक गाड़ी, बिजली पानी का बिल, रीजनेबल, ग्रोसरी वो वगैरह हर चीज़। हाँ, इंटरनेट और पेट्रोल, ये सब हुँ, चीजें शामिल हैं। ठीक है, मेरे पास शीट्स बनी हुई हैं उसकी पूरी, अगर सही कोई है। इंटरेस्टेड है तो हम उसके साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। वो तो पार्ट है पूरा कि हुँ, वहाँ हुँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग है क्या। तो तकरीबन ओमानी रियाल में कोई 1300-1400 ओमानी रियाल बनते हैं। ठीक है। उसके अंदर एक 2 बच्चों की फैमिली के साथ एक अच्छे रीजनेबल स्कूल्स वगैरह के अंदर। लेकिन अगर अगेन आप अगर अच्छे स्कूलों में जाएंगे तो फिर उनकी तो वो बढ़ जाएगी कॉस्ट, ऑफ वो बढ़ कोर्स। जाएगी। हाँ, लेकिन दुबई से अभी भी कम है। हुँ। दुबई से 2 मामलों में कम है। एक तो ये कि ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल कम है दुबई से। दूसरी ये कि वहां पे ओमान में पैसे निकालने के तरीके भी नहीं आते उनको। अभी सीख रहे हैं वो। कोई पार्किंग वार्किंग नहीं है, कोई टोल नहीं लगे हुए, कोई कुछ नहीं अच्छा, लगा हुआ। हाँ, अभी मैं वॉइस दुबई से सेंसर आया हूँ, डेवलप हो तेईस जाएगा। तेईस हुँ, 23 दिन रहा हूँ दुबई में। मैंने पता नहीं 800 दरम दिए होंगे गाड़ी के रेंट के, और बाकी मैंने पैसे 500 दरम दिए बाकी चीजों के, टोल के। सबके सब कुछ मिला के। पार्किंग, टोल, आपको हाँ। वो पार्किंग भी, इवन मॉल की पार्किंग भी हुँ, 4 घंटों के बाद पे करो। तो अब वो उन्होंने पूरा हुँ, उसको
वो कर दिया है, तो उसको इट्स कमर्शियलाइज़ कर दिया ना उन्होंने, अब उनको उन्होंने पैसा बनाना है इसी से कि लोग आएँ और पैसा खर्च करें। पर ठीक है। शिकायत नहीं है मुझे। मैं तो हुँ, बस क्योंकि मस्कत भी चाहता हूँ तो इस वज़ह से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन सही है। ऑब्वियसली जो वो वैल्यू दे रहे हैं उसके अगेंस्ट वो तो बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसमें कोई कोई दो राय हाँ, नहीं है दुबई की। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मुस्लिम भाई इसको रैप अप करते हैं। बहुत हम ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो इन्फॉर्मेशन। है वो अपन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। हमें कुछ हाँ, इसको प्रोजेक्ट्स एक की और एपिसोड कर लेते हैं, इसमें हम एग्ज़ैक्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर सिर्फ़ बात करते हैं कि क्या यूनिट्स अवेलेबल हैं और किस प्राइस में अवेलेबल हैं, क्या साइज़ेज़ ताकि अवेलेबल हैं, साइज़ेज़ वगैरह भी और लोकेशन भी आप उसमें पे एवरीथिंग। बता दीजिएगा वो तो मेरे पास पूरा ताकि मैप बना हुआ है, सारे मार्क हुए हुए हाँ, हैं प्रोजेक्ट्स, फिर हमारा कंपैरिज़न चार्ट्स बने हुए हैं, किसका क्या रेट ठीक है, है, किसका क्या रेट है। फिर उसमें फिर साइज़ेज़ देखेंगे, फिर ब्रोशर्स भी खोल लेंगे अगर कोई करना हुआ तो। डिटेल सही है, सारी अवेलेबल है 100%। ठीक है, ज़बरदस्त। तो थैंक यू वेरी मच मुस्लिम भाई, नो प्रॉब्लम। बड़ा मज़ा आया, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।